A very good morning to everyone. The topic that we have got for discussion today is related to India's economy, and such type of topic is very important for your examination. Hence, it can be said that the topic that we are going to discuss today is worth listening to. And without wasting the time, let me tell you, after we finish this editorial, we shall have two common errors as usual, and you will have to go through these common errors, and finally I'll give you the answer. So first of all, we will have to study or learn this editorial first, and this topic is related to inflation once again. And you know well that inflation is something which has always been concern for RBI and its monetary policy committee. Even government is also worried about inflation, and the common people are totally can say that affected by this word inflation. And first of all, this is our duty to understand what is inflation. Inflation in short or in lucid way, what do we understand? महंगाई. In Hindi, what do we call? महंगाई. And if you go through the Hindi meaning of this word, this is mudra sphiti. Mudra sphiti, what does it mean? When you can say that devaluation of money, devaluation of your currency. होता क्या है इसमें? महंगाई इस कदर बढ़ जाती है कि आप मार्केट में जाते हैं और मार्केट में ज़्यादा पैसा लेकर के आप जाएंगे, ज़्यादा पैसा लेकर के जाएंगे और उसके अगेंस्ट में आपको जो सामान होगा वो बहुत कम मिलेगा, यानी पैसे की वैल्यू कम गई यहाँ पे। तो इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी हो जाती है, चीज़ें इतनी महंगा बिकने लगती है कि आप जो पैसा ज़्यादा लेकर के जाते हैं उसके अगेंस्ट में जो मार्केट से जो वस्तु खरीद करके लाते हैं वो कम लाते हैं, और वही अवस्था इन्फ्लेशन कहलाती है, मुद्रास्फीति, या शॉर्ट में आप प्राइस हाइक जिसको बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं इन्फ्लेशंस लॉन्ग शैडो। ये जो महंगाई का जो साया है ना, वो लंबे समय से है। शैडो का मतलब उसका छाया, परछाई कह सकते हैं, यानी हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे इन्फ्लेशन की जो छाया है वो लंबे समय से बरकरार है। ऑन आरबीआईज एक्शन, ये एडिटोरियल जो है आरबीआई इन ऑर्डर टू कर्टेल दिस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI has taken actions, or what are the actions being taken by RBI, that we shall understand when we go through this editorial. So let's start from here once again. The Reserve Bank of India is finally acting to rein in galloping prices. Rein in का मतलब, सबसे पहले आप जो वर्ड है उसका मतलब आप नोट कर लीजिए। रेन इन का मतलब यहाँ पे समझेंगे तो इसका मतलब होगा लगाम लगाना, रोकथाम करना। गैलोपिंग का मतलब होता है तेज़ी से बढ़ता हुआ, बेतहाशा बढ़ता हुआ, बेतहाशा और तेज़ी से बढ़ता हुआ। तो रेन इन का मतलब लगाम लगाना, रोक लगाना, कम करना। गैलोपिंग वर्ड का मतलब क्या हो गया? तेज़ी से बढ़ता हुआ। अब आपको समझ में आ जाएगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ फाइनली, भारत का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है RBI, जिसको बोलते हैं बैंकों का बैंक कहलाता है, बैंक्स, बैंक ऑफ बैंक्स कहा जाता है इसको, ठीक है। RBI के अभी फ़िलहाल जो अगर बात करें गवर्नर की तो शशिकांत दास हैं, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ फाइनली एक्टिंग टू रेन इन, यानी भारत का जो RBI है वो अंततः एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है, टू रेन इन, लगाम लगाना, किसके ऊपर? गैलोपिंग, बढ़ता हुआ प्राइसेस के ऊपर। यानी भारत का जो बैंकों का बैंक जिसको कहा जाता है RBI, अब पूरी कोशिश कर रही है कि जो प्राइस हाइक है, जो बढ़ता हुआ बेतहाशा महंगाई है, उस पे लगाम लगाया जाए, यानी उसके लिए एक्शन लेना शुरू कर दिया है। समझ में आ गया? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज़ नाउ ज्वाइंट बैटल बाई पिचिंग द नीड टू कीप इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन अंडर चेक्स फ्रंट एंड सेंटर ऑफ इट्स पॉलिसी अप्रोच। अब भारत का जो RBI है हैज़ नाउ ज्वाइंट बैटल, अब युद्ध में कूद पड़ा है, बाय पिचिंग द नीड टू, पीच द नीड का मतलब क्या होगा? ज़रूरत को पूरा करना,
तो जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए, और ज़रूरत क्या है, कीप इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस, महंगाई और महंगाई के जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आशा है कि आगे कैसा रहेगा, उसको अपने निगरानी में रखेगा, अंडर चेक रखेगा, यानी उस पर हमेशा ध्यान देता हुआ रहेगा और उसके हिसाब से वो पॉलिसी बनाएगा। यानी आरबीआई अब युद्ध में कूद पड़ा है इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए, और इसके लिए इसने कहा है कि जो पिचिंग द नीड, जो ज़रूरत है, वो ज़रूरत यह है कि इन्फ्लेशन को और इन्फ्लेशनरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, यानी आगे क्या महंगाई रहेंगे, उसको हमेशा निगरानी करेगा, अंडर चेक रखेगा, फ्रंट पे रखेगा, और सेंटर की जो पॉलिसी अप्रोच है उसमें उसको शामिल करेगा, उसके हिसाब से ही कोई पॉलिसी वगैरह बनाया जाएगा। Just over a month after RBI's Monetary Policy Committee MPC decided at a surprise off-cycle meeting to raise interest rates for the first time in almost 4 years. आपको याद होगा कि 1 महीने पहले भी ऐसा हुआ था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई थी और उसने अचानक से रेपो रेट बढ़ा दिए। उसी प्रकार कर रहा है कि जस्ट ओवर अ मंथ आफ्टर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, करीब 1 मंथ के बाद ही आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, कमेटी होती है, जिसमें 6 मेंबर्स शामिल होते हैं, जिसमें जो मेन होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, उसमें डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी मेंबर्स आर इन एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, द आंसर विल बी 6। एंड हु चेयर्स द एमपीसी, चेयर कौन करते हैं इसको, यानी उसका हेड कौन रहते हैं, तो आप अंडरस्टूड है कि आरबीआई के गवर्नर रहेंगे। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो आई थी 1 महीने पहले भी आई थी और फिर देखिए आ गई। इसने डिसाइड किया कि एक सरप्राइज ऑफ साइकिल मीटिंग, मतलब क्या, एक कोई टाइम नहीं था मीटिंग करने का, लेकिन ऑफ साइकिल मीटिंग है, यानी अचानक से एक मीटिंग रख दी गई टू रेज इंटरेस्ट रेट्स। क्यों रखी गई कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाए फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन ऑलमोस्ट 4 years। The rate setting panel has followed up with a further 50 basis points increase in policy repo rate। अब देखिए, अब एक बार हुआ, फिर से देखिए 1 महीने के अंदर में आप देखेंगे तो फिर से रेट को बढ़ाया गया और फिर से ये कितना बढ़ा दिया गया, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया गया। 50 बेसिस पॉइंट कहने का मतलब क्या होता है ये समझते। जब भी आपसे बेसिस पॉइंट बोलेगा तो जो भी बेसिस पॉइंट का 100वां भाग आपका परसेंटेज होता है, यानी इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका परसेंटेज 0.5%। यानी अगर पूछा गया जाए आपसे कि रेपो रेट में कितना परसेंट की वृद्धि हुई, तो आपका आंसर 0.50% होगा। फाइन। अगर पूछा जाए कितना बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया गया। यानी हाल फिलहाल में, यानी ऑफ साइकिल मीटिंग हुई जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, वो क्यों हुई थी, रेट को बढ़ाना था उसको। रेट कितना बढ़ा दिया गया, 50 बेसिस पॉइंट। कौन सा रेट बढ़ा है, तो रेपो रेट बढ़ा है। रेपो रेट क्या होता है, अब ये भी सवाल हो सकता है। तो जिस रेट पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को पैसा देती है, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को जिस रेट पर पैसा देती है, दैट इज़ कॉल्ड रेपो रेट। इसका उल्टा होता है, एक रिवर्स रेपो रेट भी होता है। तो रिवर्स रेपो रेट में जस्ट उल्टा होगा। जिस रेट पर आरबीआई दूसरे कॉमर्शियल बैंक से बोरो करती है, उधार लेती है पैसा, उसको क्या कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट। फाइन। तो रेपो रेट, आरबीआई जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक को पैसा देगा, दैट इज़ कॉल्ड रेपो रेट। अगर आरबीआई उधार लेगा कॉमर्शियल बैंक से जिस दर पे, वो कहलाएगा रिवर्स रेपो रेट। तो इस बार जो आई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो क्या बढ़ाई, रेपो रेट बढ़ाई। इसको ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ, द MPC हैज़ मेड इट क्लियर इट नो लॉन्गर इंटेंस टू रिमेन एकोमोडेटिव। यानी आरबीआई की जो MPC है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसने ये भी कह दिया है कि अब जो है उसकी कोई इरादा नहीं है कि एकोमोडेटिव रहने का, यानी जैसा है वो ऐसा चलते रहने वाला जो स्थिति है, एकदम कंफर्टेबल जोन में रहना नहीं चाहता है।
It will instead stay focused on the withdrawal of the pandemic triggered accommodation. अब कह रहा है कि एक कोशिश करेगा इसके बदले कि फोकस्ड रहेगा, ध्यान देता हुआ रहेगा और कोशिश करेगा जो पैंडेमिक के द्वारा जो एकोमोडेशन की जो स्थिति आ गई थी, स्थिरता की जो एक स्थिति आ गई थी, उसको क्या करे, उसको उससे बाहर निकालने की कोशिश करेगा। जो पेंडेमिक की वजह से जो अर्थव्यवस्था स्टैग्नेंट हो गई है, रुकावट जैसी हो गई थी, एक कंफर्टेबल जोन में चली गई थी, उससे बाहर निकालने की कोशिश करेगा आरबीआई। अब इट रेसेस टू टेम रिटेल इन्फ्लेशन एंड एंकर इट विद इन द 2 to 6 टारगेट बैंड। और एक कोशिश करेगा कि जो इसमें मामूली, टेम का मतलब मामूली होता है, जो रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ा है यानी खुदरा महंगाई जो बढ़ गया है, और कोशिश करेगा कि इसको एंकर करे। एंकर का मतलब क्या होता है, उसको कंट्रोल में रखे, और वो कितना में रखे, 2 से 6 टारगेट जो बॉन्ड है उसके अंदर महंगाई को रखे। इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द हरकुलियन टास्क इट फेसेस, ये जानते हुए कि आरबीआई जो है हरकुलियन टास्क फेस कर रहा है। हरकुलियन टास्क का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टास्क, इसको नोट कर लो, बहुत बार पूछा गया एग्जाम। हरकुलियन टास्क मतलब डिफ़िकल्ट टास्क। तो ये जानते हुए कि आरबीआई हरकुलियन टास्क ये फेस कर रही है। द एमपीसी नाउ प्रोजेक्ट्स रिटेल इन्फ्लेशन टू एवरेज 6.7%। फिर भी जो एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, वो प्रोजेक्ट करता है, अनुमान लगाता है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो रहेगा यानी खुदरा महंगाई जो रहेगा वो कितना रहेगा, 6.7 ओवर द इंटायर फिस्कल ईयर, पूरा साल रहेगा। यानी जो आर्थिक साल जो होता है पूरा का पूरा, मौद्रिक साल जो कह सकते हैं, वित्तीय वर्ष हिंदी में बोला जाता है इसको। तो पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान बोला कि इन्फ्लेशन कितना रहेगा, रिटेल 6.7% रहेगा। ये जो बात है मार्च तक एंडिंग की बात है। अ फुल 1 परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज फ्रॉम द 5.7 इट फोरकास्ट इन अप्रैल। और ये जो आप देख रहे हैं कि अप्रैल के महीने में कहा गया था कि 5.7 रहेगा, लेकिन जैसे ही देखें अगला साल में देखो क्या है, 6.7 हो गया, यानी पूरा 1% बढ़ गया। प्राइस गेन्स आर नाउ एक्सपेक्टेड टू एक्सेलरेट। जो प्राइस गेन है यानी प्राइस में जो वृद्धि है वो भी एक्सपेक्टेड है, और वो कितना है, 7.5% पेस के साथ चल रहा है, तेज़ी के साथ चल रहा है। कौन से महीने की बात हो रही है, इन द अप्रैल जून क्वार्टर। अ साइजेबल 120 basis point faster than previously estimated before printing at 7.4। अब देखो कहाँ 7.4 प्रोजेक्ट किया गया था, लेकिन कितना हो गया, 7.5। तो इसमें भी वृद्धि देखने को मिला। क्वार्टर 2 में देखिए, अ शार्प 160 basis point, 160 basis point कहने का मतलब क्या, 1.6%। क्विकर दैन अप्रैल्स प्रोजेक्शन 5.8 था, ठीक है, उससे बढ़ करके मतलब 1% बढ़ गया। द हेडलाइन सीपीआई बेस्ड, अब देखिए हेडलाइन सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन क्या होता है। हेडलाइन सीपीआई बेस्ड जो इन्फ्लेशन होता है उसमें जो होता है एक रॉ आंकड़ा पेश किया जाता है, पूरा अच्छी तरह से नहीं, उसका ये होता है रॉ इन्फ्लेशन कह सकते हैं आप। तो ये जो आंकड़ा होता है एक रॉ इन्फ्लेशन होता है, जो कि ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ये पेश किया जाता है। तो इसमें क्या देखा गया, स्टक एबव द आरबीआई अपर टॉलरेंस लिमिट इन क्वार्टर 3। आरबीआई की जो अपर टॉलरेंस लिमिट कितनी है, कितना तक महंगाई आरबीआई के बर्दाश्त करने की क्षमता के अंतर्गत आता है, तो ये कहा गया है 6%। 6% से अगर ऊपर महंगाई हो जाती है तो आरबीआई के लिए टेंशन वाली बात हो जाती है। इसके अंदर में रखने का प्रयास होता है, एक टॉलरेंस लिमिट है और ये अपर टॉलरेंस लिमिट है। तो आप देखेंगे कि हेडलाइन सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन इज़ नाउ सीन स्ट्रक एबव, ऊपर चला गया है, किसके ऊपर चला गया है, अपर टॉलरेंस लिमिट जो 6% है उससे ऊपर चला गया है। और कितना हो गया क्वार्टर 3 में, 6.2%। पहले कितना था, 5.8% इन द फोर्थ क्वार्टर। द एमपीसी हैज़ लिस्टेड अ स्लीव ऑफ फैक्टर्स। अब इसके लिए जो एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसने कई कारण बताए हैं। स्लीव का मतलब होता है अ नंबर ऑफ,
तो अ नंबर ऑफ कारक यानी फैक्टर्स बताए हैं जिसके वजह से जो इन्फ्लेशन रूपी क्लाउड छाया हुआ है। क्या क्या कारण बताए हैं? द वॉर इन यूक्रेन, यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है वो, एंड द कंसिक्वेंट एलिवेटेड कमोडिटी प्राइसेस, इसके परिणाम स्वरूप, कंसिक्वेंट का मतलब क्या? परिणाम स्वरूप, एलिवेट का मतलब वृद्धि होता है, कमोडिटी प्राइस जो खाने पीने की चीज़ है जो आदमी यूज़ करता है, ठीक है, तो कमोडिटी यानी यूज़ करने वाले जो चीज़ें हैं, चीज़ों के जो प्राइस बढ़ गए हैं युद्ध की वजह से। दूसरी तरफ हीट वेव जो चल रहा है जिसके वजह से रबी क्रॉप प्रभावित हुए हैं, उसका आउटपुट घटा है। जो हाई एडिबल ऑयल्स हैं जो कि हम लोग यूक्रेन वगैरह से मंगवाते होंगे, या फिर क्रूड ऑयल की बात करें यानी जो कच्चे तेल की बात करें, ये सारे जो हैं कंटिन्यू टू पोज अ पास थ्रू रिस्क। पोज मतलब होता है काउज। ये सब कारण है कि एक रिस्क हो रहा है डोमेस्टिक पंप प्राइसेस जो आपको जाते हैं। पंप प्राइस का मतलब जहाँ पे प्राइस, जिस प्राइस पे आपको पेट्रोल पंप पे मिलता है, दैट इज़ पंप प्राइस। तो तेल के दाम बढ़ रहे हैं, उधर इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ का भी दाम बढ़ता जा रहा है ना। और साथ ही आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जो हैं, फर्म्स हैं, फ्लैजिंग इनपुट एंड आउटपुट प्राइस प्रेशर्स, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी बढ़ता जा रहा है, इनपुट आउटपुट कॉस्ट भी इसका बढ़ रहा है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। ये आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने बताया। तो पूछा जाए आपसे कि एमपीसी ने क्या बोला जिसके वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है, तो सबसे पहली बात बोला कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध हो रहा है इसके वजह से हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। हीट वेव के वजह से रबी फसल प्रभावित हुए हैं, यानी उसके आउटपुट जो है वो भी प्रभावित हुआ है। और तीसरी बात कही गई कि जो एडिबल ऑयल्स हैं या फिर कह लो पेट्रोल्स हैं या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े महंगे हो गए हैं जिसके वजह से भी ये प्रभावित हो रहा है। ये सारी बातें बताई गई है इन्फ्लेशन के कारण आरबीआई के द्वारा। दैट इन्फ्लेशन लूम्स लार्ज ओवर, लूम्स का मतलब होता है मंडराना, यानी जो इन्फ्लेशन है बड़े पैमाने पर मंडरा रहा है। एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ द आउटलुक फॉर द इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड इज ऑल्सो एविडेंट फ्रॉम द एम्फेसिस पॉइंटेड रेफरेंस टू ग्रोइंग स्टैगफ्लेशन कंसर्न्स। अब जो इन्फ्लेशन की जो बादल है जो मंडरा रहा है चारों तरफ, वो बताया गया कि अर्थव्यवस्था में केवल यहाँ का नहीं, ये वर्ल्ड वाइड है, पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है। और एमपीसी की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बताया कि जो इसके वजह से आप देखेंगे कि ग्रोइंग स्टैगफ्लेशन देखने को मिला है। स्टैगफ्लेशन वर्ड एक यूज़ हुआ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैगफ्लेशन जैसे ही वर्ड आया तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसमें होगा हाई इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है। हाई इन्फ्लेशन के साथ अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ आप देखेंगे कि डिमांड में कमी आ जाएगी, ऑटोमेटिकली आ जाएगी कमी। तो तीन जो होता है स्थिति पैदा होती है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा, महंगाई बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, और डिमांड जो होता है चीज़ों का खरीद बिक्री जो भी है वो एकदम बहुत कम हो जाता है। इसी अवस्था को स्टैगफ्लेशन का मतलब स्थिरता आ जाती है अर्थव्यवस्था में, यानी अर्थव्यवस्था रुक जैसा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। अब आप खुद सोचो कि चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, ठीक है, ये अनएम्प्लॉयड लोग रहेंगे तो पैसा तो पॉकेट में रहेगा नहीं, और पॉकेट में जब पैसा नहीं रहेगा तो इसका मतलब आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है, और जब परचेजिंग पावर ही नहीं है तो आप खरीदेंगे नहीं, और नहीं खरीदेंगे तो चीज़ों का डिमांड कैसे बढ़ेगा। तो डिमांड बढ़ाने के लिए ज़रूरी है ना कि आपके पास पैसा हो। तो जब पैसा नहीं होता है मार्केट में लोगों के पास, तो ऐसे स्थिति में लेन देन नहीं होती है। और अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है? लेन देन पे। लेन देन होगा तो आपकी अर्थव्यवस्था बूस्ट करेगी, नहीं तो नहीं, तो रुक जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। तो केवल भारत की नहीं, एमपीसी इशारा कर रहा है कि पूरे विश्व का ये प्रॉब्लम है अभी, और ये जो चिंता है स्टैगफ्लेशन की ओर है। दैट आर एम्पलीफाइंग द वोलेटिलिटी इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, जो कि बढ़ा रहा है, बढ़ाना का मतलब एम्पलीफाई करना, और ये जो चिंता है वो बढ़ा रहा है क्या? वोलेटिलिटी इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे मार्केट वगैरह को लेकर के आप क्या हैं, आश्वस्त नहीं हैं,
कि आगे क्या है। अनप्रेडिक्टेबल स्थिति है जिसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है स्टैगफ्लेशन की चिंता वगैरह, जो आर्थिक मंदी जो पूरे विश्व में इस समय देखने को मिल रही है, वो अनप्रेडिक्टेबल है मार्केट की बात करें तो, कि क्या होगा आगे। वाइल द RBI हैज़ मेड ब्रेव टू रिटेन इट्स अप्रैल फोरकास्ट फॉर GDP ग्रोथ इन द करेंट फिजिकल एट 7.2। सोचो, इन सब के बावजूद RBI ने बहादुरी पूर्वक ये फोरकास्ट किया है कि हमारी जो GDP की ग्रोथ रहेगी वो रिटेन करेगी, मतलब रुकी रहेगी कितना पर, 7.2% पे, साइटिंग एन ऑन गोइंग रिकवरी, हवाला देते हुए। साइटिंग का मतलब क्या होता है, हवाला देना। क्या हवाला देते हुए कहा ये बात कि 7.2 हमारा GDP ग्रोथ रहेगा, जो रिकवरी हो रही है इंक्लूडिंग कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज and an expected boost in rural consumption from rains spurred Kharif, showing an output 37% below normal start to the southwest monsoon, serves as an early cautionary augury। अब देखिए क्या कर रहा है कि ये हवाला देते हुए कि जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज हैं, जहाँ पे आप जा करके जैसे बैंक वगैरह हो गए हैं या फिर और भी सर्विसेज हैं जहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप अपनी सेवाओं को लेते हैं, तो इसमें वृद्धि, रिकवरी देखने को मिली है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। साथ ही अगर अभी देखेंगे तो अभी पानी अगर सही से रहा तो खरीफ शोइंग में भी वृद्धि होगी। और अनुमान लगाया गया है कि बिलो, हालांकि जो अनुमान है कि 37% बिलो रहेगा, नॉर्मल स्टार्ट टू साउथ वेस्ट मानसून का रहेगा। ये थोड़ा सा चेतावनी है। ऑगरी का मतलब क्या होता है, ऑगरी का मतलब संकेत होता है, यानी चेतावनी वाला संकेत है। एंड इट इज़ प्रेसाइजली का मतलब होता है स्पष्ट तौर पे, द हैंडविंड्स फ्रॉम एक्सलरेटिंग इन्फ्लेशन। जो दिक्कत, हैंडविंड्स का मतलब होता है, जो हेडविंड्स का मतलब होता है जो सर के ऊपर से जो निकलता जा रहा है, यानी जो ज़्यादा हो गया है, बढ़ता हुआ महंगाई जो बहुत ज़्यादा हो गया है, जो सर से ऊपर निकलता जा रहा है। एंड द रिजल्टेंट इरोजन ऑफ परचेजिंग पावर। आपको मैंने अभी बताया कि जब महंगाई बढ़ेगी तो लोगों के अंदर परचेजिंग पावर घट जाती है। इरोजन का मतलब होता है कटौती करना, यानी परचेजिंग पावर में जो कमी आती है। महंगा चीज़ बिकेगा तो लोग खरीदना कम कर देंगे। जैसे अभी मान लो एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जब टमाटर 20 रुपये 25 रुपये किलो बिक रहा होता है तो आप कभी 250 ग्राम टमाटर खरीदते हैं? नहीं, आप डायरेक्ट किलो 2 किलो ले लेते हैं। लेकिन अगर एक छोटे से परिवार की मैं बात कर रहा हूँ, अब जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसकी तो अलग बात है, लेकिन जो कॉमन है या फिर मिडिल क्लास कह लो या फिर अपर मिडिल क्लास भी कह लो, जब आप सुनेंगे कि टमाटर 80 रुपये किलो है तो आप कितना, अब दुकान वाले से भी पूछेंगे तो 80 रुपये किलो नहीं बताता है वो आपको बोलेगा कि 20 रुपया में एक पाव देंगे, यानी 250 ग्राम का 20 रुपया लेंगे। वो भी जान रहा है कि अगर 80 बोल देंगे एक बार तो ऐसे भी आदमी नहीं खरीदेगा, इसलिए बेचारा वो बोलता है कि 250 ग्राम का आप 20 रुपया देंगे, 20 रुपया में पौवा, ऐसा बोलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, आप देखिए जब महंगी चीज़ें हो गई तो आप कहाँ 1 केजी खरीद रहे थे, उसको आप कितना खरीद रहे हो, 250 ग्राम खरीद रहे हो। तो आपकी परचेजिंग पावर घट गई कि नहीं घट गई? तो यही अर्थव्यवस्था में होता है। तो इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से परचेजिंग पावर में इरोजन यानी कटौती हो गई है। दैट द वर्ल्ड बैंक साइटेड, जिसने वर्ल्ड बैंक ने भी हवाला दिया है, कब? ट्यूसडे को, व्हेन इट कट इट्स फोरकास्ट। अब जो है भारत के जीडीपी के जो अनुमान है उसमें वो एक कटौती किया। कौन? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने क्या, कितना कटौती कर दिया? कितना? तो 50 बेसिस पॉइंट्स, यानी आधा %, यानी 7.5% कहा कि जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया। कौन? वर्ल्ड बैंक। तो ये भी एक सवाल हो सकता है कि वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में भारत के जीडीपी ग्रोथ का क्या अनुमान लगाया है या फिर कितनी कटौती की है? तो 7.5% अनुमान लगाया है। कटौती कितनी की है? तो 50 बेसिस पॉइंट। 50 बेसिस पॉइंट कहने का मतलब कितना % कटौती किया? तो 0.50%। ठीक है। द ओनली सिल्वर लाइनिंग, सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है आशा की किरण। अब एक ही आशा की किरण है। द RBI's फाइंडिंग इन अ क्विक सर्वे, RBI ने जो पता लगाया है अपने सर्वे में,
वो है पोस्ट द May 21 एक्साइज ड्यूटी कट्स, यानी एक्साइज ड्यूटी जो लगाया जाता है उसमें कटौती, और किस में, पेट्रोल और डीजल में। हालांकि ये हुआ भी है, आप देखे होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, राज्य सरकारें ने भी कोशिश की कुछ। दैट सो अर्बन हाउस होल्ड्स 3 months अहेड ऑफ एक्सपेक्टेशंस हैव मॉडरेटेड बाय 190 बेसिस पॉइंट्स। आपने देखा होगा, बता रहा है कि जो हाउस होल्ड्स थे, हाउस होल्ड जो गृहिणी हैं या घर के लोग हैं जो भी करते हैं, जो घर बार चलाने के लिए जो होते हैं, वो देखा कि 3 महीने के जो इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, अहेड एक्सपेक्टेशंस था, लेकिन अब थोड़ा सा मॉडरेट हो गया है 190 बेसिस पॉइंट्स। गवर्नर शशिकांत दास हैज़ साइटेड दिस फाइंडिंग टू अंडरलाइन दैट स्टेट्स टू कुड डू देयर बिट। अब देखिए कह रहा है कि मई के महीने में, मई के लास्ट में आप देखे होंगे कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई थी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, बेसिकली राज्य सरकार के ऊपर छोड़ भी दिया गया था कि आप अपना समझ लेते, थोड़ा सा इसमें कर लीजिए। तो लास्ट मई में जो कटौती की गई एक्साइज ड्यूटी में, इसका असर देखने को भी मिला। असर क्या था कि 3 महीने के जो सबसे उच्च स्तर था इन्फ्लेशन का, वो अब मॉडरेट हो गया है। और कितना इसमें कटौती हुआ है समझो तो 190 बेसिस पॉइंट, यानी करीब 2% की कमी आई है। और इसलिए गवर्नर जो हैं शशिकांत दास राज्य की सरकारों से भी कह रहे हैं कि आप भी अपना कुछ योगदान इसमें दे सकते हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कम करने के लिए, सॉफ्टेन करने के लिए। कैसे करेंगे? तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी को घटाया है, उसी प्रकार आप भी रिड्यूस कर दीजिए थोड़ा सा वैल्यू एडेड टैक्सेस, जिसको आप वैट कहते हैं। तो अब आरबीआई के पास एक ही रास्ता है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं उसमें थोड़ा कमी आ जाए, क्योंकि इस पे बहुत सारी चीज़ें आश्रित होती हैं, और ये अगर कम होगा तो किसान के लिए भी अच्छा होगा, और किसान को कम लागत में जो खेती कर पाएगा वो, हमारे लिए जो उसका ट्रांसपोर्टिंग वगैरह जो होता है उसके लिए फ़ायदा है, जो लोग कॉमन है पीपल हैं उनके लिए भी फ़ायदा है। तो आरबीआई के पास अब एक ही रास्ता है कि एक्साइज ड्यूटी कम करवाना, और राज्यों से भी अनुरोध किया जा रहा है कि वैट को आप कम कीजिए ताकि लोगों को राहत मिले महंगाई से। तो आज के एडिटोरियल में आपने देखा, ये है हमारे देश की स्थिति फ़िलहाल। रेपो रेट में वृद्धि कर दी गई है, ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो सकता है। आइए अब देख लेते हैं फ़िलहाल 2 कॉमन एरर्स। गवर्नर शशिकांत दास हैज़ साइटेड दिस फाइंडिंग टू अंडरलाइन दैट स्टेट्स टू कुड डू देयर बिट टू सॉफ्टन इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। अभी अगर आप लास्ट में ध्यान से पढ़े होंगे तो आपसे ये ऐसे ही बन गया होगा। ये जो साइट होता है SITE, एक होता है SIGST, एक होता है CITE। तो ये साइट का मतलब होता है जहाँ पे कोई चीज़ बन रहा हो, निर्माण स्थल। आपसे पूछता हो कहाँ पे हैं, तब इस साइट पे हैं, यानी जहाँ कुछ निर्माण हो रहा है उस जगह पे हैं। SIGST, ये साइट जो होता है वो दृष्टि के लिए आता है, दृश्य के लिए आता है। आपकी साइट ठीक ठाक है, ठीक है, विज़न कह सकते हो, तो इसका मतलब विज़न होता है। और ये साइट का मतलब होता है हवाला देना, किसी से उद्धृत करना, है ना। तो ये साइट किया यानी हवाला दिया। तो साइट यहाँ पे वर्ड जो है SITED नहीं होगा, CITED होगा। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट वन। द MPC हैज़ मेड इट क्लियर। MPC यहाँ पे सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिए। इट नो लॉन्गर इंटेंड टू रिमेन अकोमोडेटिव। नो लॉन्गर अब नहीं, इंटेंड मतलब होता है इरादा, एकोमोडेटिव अब नहीं रहेगा, ये कह रहा है। कहाँ दिक्कत है? MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज़ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सिंगुलर है। और जब MPC सिंगुलर है तो इंटेंड होगा या इंटेंट्स होगा? तो आंसर इंटेंट्स होना चाहिए, V5 लगाना पड़ेगा, इंटेंट्स। ठीक है, तो इंटेंट को क्या कर लेंगे? इंटेंट्स, क्योंकि MPC सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो इंटेंड नहीं इंटेंट्स हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।